हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विनोद स्वामी और आज हम लेंगे एसएससी सीजीएल 2019 टियर फर्स्ट जो कि 3 मार्च 2020 को हुआ था। उसके मैथ्स का पेपर सोल्व करेंगे और इसको हम 2 पार्ट में लेंगे। तो अभी फ़िलहाल अपन लेते हैं पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, इसमें ये आपका पहला क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, 6 संख्याओं में 6 संख्याएं आपको दे रखी है और इनमें से 5 का जो दे रखा है वो योग दे रखा है छठी का 7 गुना। तो आप छठी को मान लें x, तो इन 5 का योग कितना हो जाएगा 7 गुना यानी 7x। और मैं बोलूं सभी संख्याओं का योग, सभी का योग कितना हो जाएगा। देखो 5 का योग 7x है और छठी x है, तो सभी का योग हो जाएगा 8x। और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए कि 136 इनका एवरेज है और संख्या कितनी है 6 है, तो इंटू 6। तो दोस्तों देखो यहाँ से x कितना आ जाएगा 136 इंटू 6 बटे 8। 8 को इससे काटो 1 बार जाएगा, पीछे बच गए 5, तो ये आ जाएगा 17 और 17 इंटू 6 आ जाएगा 102। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 102। दोस्तों ये आपका सवाल नंबर 2 है। इसमें आपको दे रखे हैं कि x, y, z 3 ऐसे पूर्णांक है कि x प्लस वाई 8, y प्लस जेड 13 और z प्लस एक्स 17। और आपसे ये एक्सप्रेशन पूछ रहा है x² अपॉन वाई जेड क्या होगा। तो दोस्तों आप क्या करो, इन तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ोगे देखो x 2 बार आएगा, y भी आपका 2 बार आएगा, z भी आपका 2 बार आ जाएगा। तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। देखो 17 और 13 हो गए 30, 30 और 8 38 हो गई दोस्तों। अब देखो 38 हो गए तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 19। अब यहाँ से देखो आपको पता है x प्लस वाई कितना है 8 है, x प्लस वाई कितना है 8 है, तो z कितना आ जाएगा 11। यहाँ से देखो जैसे z 11 आएगा तो दोस्तों यहाँ से इस इक्वेशन से देख लो z 11 आएगा तो यहाँ से y आ जाएगा आपका 2। अब देखो दोस्तों y 2 आ गया तो यहाँ से आपका x आ जाएगा, वो आ जाएगा 6। तो अब आपसे पूछा x² अपॉन वाई जेड, तो x² यानी 6 का स्क्वायर अपॉन वाई जेड इंटू 11 इंटू 2, तो ये हो गया 36, 11 इंटू 2, 200 ये कट जाएगा, आ जाएगा 18। तो आंसर आ जाएगा 18/11। दोस्तों ये आपका नेक्स्ट सवाल है कि यदि ए, बी और सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार है कि जीवा ए बी और AC वृत्त के केंद्र O पर क्रम से 110 डिग्री और 130 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण BAC का मान क्या होगा। तो इसके लिए देखो दोस्तों, सबसे पहले आप एक वृत्त बना दें और यहाँ पे 3 पॉइंट लेने, जैसे ये A ले लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया B और ये ले लिया पॉइंट C और ये हो गया इसका केंद्र। तो देखो एक जीवा ये हो गया आपकी AB और वैसे एक जीवा आपकी ये हो गई AC। अब ये बोल रहा है AB और AC, तो AB से जो कोण बन रहा है यानी इस वाले कोण की बात कर रहा है ये, और AC से जो कोण बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, AB से ये और AC से ये। तो दोस्तों ये आपको दे रखा है 110 डिग्री और ये आपको दे रखा है 130 डिग्री। अब देखो दोस्तों, जो एक में एक जीवा यूँ मान लेता हूँ, ये BC कोई जीवा है। देखो कि इस जीवा से केंद्र पे जो कोण बन रहा है टोटल, ये देखो 110 प्लस 130 कितना हो गया 240। तो आपको पता है कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ये पूरा 240 है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त के अंदर जो एक चतुर्भुज बनता है वो होता है चक्रीय चतुर्भुज, यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इसको D नाम दे सकते हैं।
तो ए सी डी बी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है और इसमें एक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180। तो यदि ये कोण 120 डिग्री है तो ये वाला जो कोण बच गया आपका ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। और ये आपसे पूछा है बी ए सी। दोस्तों जो आपका अगला सवाल है वो ये है x बराबर 4 कोस ए प्लस 5 साइन ए और y बराबर 4 साइन ए माइनस 5 कोस ए। तो यहाँ पे आप देखो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसे आप x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इंटू प्लस 2 इंटू ये गुणा ये, और इधर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 ये गुणा ये। तो जैसे ही देखो यहाँ ये प्लस का आएगा, प्लस का कितना आएगा 2 इंटू 4 इंटू 5 यानी 40 कोस ए साइन ए प्लस का, ये 2 इंटू 4 इंटू 5 40, ये आएगा माइनस का। तो ये देखो दोस्तों कट जाएगा और यहाँ पे ये देखो 4 का स्क्वायर 16 कोस स्क्वायर ए आएगा और यहाँ पे 25 कोस स्क्वायर ए आएगा। तो ये टोटल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 25 और 16 41 कोस स्क्वायर ए प्लस देखो वैसे दोस्तों ये सेम आएगा 25 साइन स्क्वायर ए और ये आएगा 16 साइन स्क्वायर ए, तो ये भी आएगा 41 साइन स्क्वायर ए। यहाँ से 41 आप ले सकते हो कॉमन और अंदर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाता है 1, तो इसका आंसर आएगा 41। दोस्तों आपका अगला सवाल है a प्लस बी इजक्वल टू 45 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा। दोस्तों इसको फॉर्मूले से आप करना चाहो तो क्या करोगे, देखो 2 1 प्लस tan a या b में से किसी एक को चेंज कर लो। मैं a को चेंज करता हूँ, इसको लिखता हूँ 45 माइनस b और इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं अपन, कौन सा, tan a माइनस tan b। tan a माइनस tan b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan a को मैं 45 लिख सकता हूँ और tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा tan a यानी 1 माइनस tan b को b लिखूंगा अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan a 45 हो गया इंटू tan b यानी ये आ जाएगा tan b और ये हो जाएगा 1 प्लस tan b। इसको आप सोल्व करोगे तो 2 ये इधर जाके इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का tan b आएगा, ये माइनस का कट जाएगा और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और नीचे बचेगा 1 प्लस tan b और इधर 1 प्लस tan b आपका ऑलरेडी आ रहा है, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आपको पता है कि a प्लस बी 45 है तो आप इनकी वैल्यू मान लो, a को ले लो 45 और b को ले लो 0, चाहे इसको ले लो 45 इसको 0 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा दोस्तों, जैसे आप a को 45 लोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1 और इसको आप सोल्व करोगे तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 4। दोस्तों जो आपका अगला सवाल है वो ये है कि कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जब कोई रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है, कोई भी रेलगाड़ी, तो वो क्या करती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। और जब वो एक पुल को पार करती है तो ये रेलगाड़ी क्या करती है, अपनी लंबाई प्लस इस पुल की लंबाई को कवर करती है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दोस्तों ये जो 36 सेकंड लगे हैं, इस 36 सेकंड में इसने खुद की लंबाई भी पार की है प्लस में 170 मीटर का पुल भी इसने पार किया है। तो 36 में से खुद की लंबाई पार करने में इसको 12 सेकंड लग गए, तो बच के कितने, यानी 24 सेकंड में ये 170 मीटर चल लेती है। तो दोस्तों इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी 170/24, पर ये आ रहा है मीटर पर सेकंड में, इसको अपन को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काटेंगे 3 बार, इसको काटेंगे 4 बार और ये हो जाएगा 70 × 51 अपॉन 20
और 51 का आधा आ जाएगा 25.5। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 25.5। आपका अगला सवाल है, यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो दोस्तों एक आप चीज़ क्लियर कर लो माइंड में कि फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर है c और c कैसे आ रहा है, a गुणा b से आ रहा है। इस फॉर्मेट का कोई भी, यदि इन दोनों में से मैं किसी एक नंबर को बढ़ाऊं, मान लो कि मैं बढ़ाता हूं उसको a%, तो c भी बढ़ेगा a%। b में कोई चेंज नहीं कर रहा, मैं b में कोई चेंज नहीं कर रहा। इसको घटाऊं a%, तो ये भी a% घटेगा। सेम सिचुएशन, a को चेंज किए बिना b को मैं घटाता हूँ b%, तो c भी ये b% घटेगा। यानी ये आपको माइंड में क्लियर रखना, यदि a गुणा b होके कुछ कोई नंबर c आ रहा है और इनमें से कोई एक नंबर चेंज हो रहा है तो उनका जो गुणनफल है वो भी उतना ही % चेंज होगा। अदरवाइज आपने एक चीज़ और बोल सकते हैं, दोनों में कुछ चेंजेज आ रहे हैं, मान लो इसमें x% का चेंज आ रहा है, इसमें y% का चेंज आ रहा है, तो c में जो चेंज आएगा वो आएगा x + y + xy बटे 100%। ये फॉर्मूला आपने ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पे देखो क्षेत्रफल भी क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो ये फॉर्मूला आप बेसिक लगा सकते हैं, बट जहाँ पे कम हो रही है वहाँ आपको माइनस लगाना है। तो आप क्या कर सकते हो, कितने % आएगा फ़र्क, यानी 40% बढ़ाया तो x 40 हो गया, -20 हो गया, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 40 गुणा 20 बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो 40 माइनस 28, आंसर आ जाएगा 12। बट आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी नहीं। आप तो डायरेक्ट मान लो कि आपका एरिया कितना है, 100 है। जैसे आपने लंबाई बढ़ाई कितनी, 40%, तो ये हो जाएगा डेफिनेटली 140। और 140 से आपने 20% चौड़ाई घटा दी तो इसका एरिया भी 20% घट जाएगा। तो 140 का 20% कितना होगा, 14 दूना 28, 28 कम किया तो ये कितना आएगा, 112। तो ओवरऑल ये कितना बढ़ गया, देखो ओवरऑल ये बढ़ गया 12%। तो इसका आंसर आ जाएगा 12। नमस्कार दोस्तों, आपका अगला सवाल है कि ट्राइंगल ABC में MN पैरेलल BC, यानी MN और BC एक दूसरे के समानांतर है, और चतुर्भुज MBNC का क्षेत्रफल 100, यानी इसका 130 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। यदि AN, यानी ये वाली इस डिस्टेंस की बात कर रहा है AN, और NC, इसका रेशियो दे रखा है 4:5। दोस्तों ये पूरी लंबाई एक टाइप से रेशियो अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है और ये दोनों में कोण क्या है, कॉमन है। तो देखो आप ये बोल सकते हो कि जो ट्राइंगल बन रहा है आपका AMN और ट्राइंगल AB और C, ये एक दूसरे से क्या है, समरूप है। समरूप है तो आप एक प्रॉपर्टी याद रखो, एक फंडा क्लियर याद रखो कि 1D, यदि कोई चीज़ दो आकृतियां समरूप है, यदि उनके 1D का रेशियो आपको दे रखा है, मान लो कि 1D का रेशियो आपको x दे रखा है, तो उनके 2D का रेशियो कितना होगा, x² होगा। बाई चांस कोई ऐसे शेप हो जो 3D भी हो सकती है, तो उनके 3D का रेशियो क्या होगा, x³ होगा। इसको मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ है ये। अब देखो यहाँ पे जो इसकी भुजा है ये 4 है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी दोस्तों। यानी ये भुजा है, भुजा क्या होती है 1D, साइड क्या होती है 1D, और इसका एरिया क्या होता है 2D। तो इनके एरिया का अनुपात कितना आएगा, इसका स्क्वायर, यानी इसका एरिया 16 है तो इसका एरिया कितना आएगा, 81 आएगा। तो दोस्तों आप इस ट्राइंगल को मैं इधर दोबारा बना लेता हूँ। देखो ये मैं बोल रहा हूँ 16 और मैं इस पूरे को बोल रहा हूँ कितना, 81। तो ये जो नीचे वाला बच गया एरिया, यानी इसकी बात कर रहा हूँ, इस नीचे वाले पार्ट की 16, 81 में से 16 गया, कितना बचा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 65।
बट ये इसको 65 ना बोल के 130 बोल रहा है, तो डेफिनेटली ऊपर वाला भी इसका क्या होगा, डबल, यानी 32 आ जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आपका जो अगला सवाल वो है, ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः इतने इतने दिनों में कर पाते हैं। बी और सी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया, तो ए अकेले से इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो दोस्तों ए है, बी है और सी है। ए करता है 24 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 12 दिन में। आप इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम आ जाएगा 120। तो आप काम मान लो कि 120 यूनिट काम है। यदि इसको करना है तो ये एक दिन में कितना यूनिट करेगा, डेफिनेटली 5 यूनिट करेगा। 120/24 5 और 120/15 कितना आ जाएगा 8 और 120/12 यानी 10। यानी ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में करता है 8 यूनिट और सी काम करता है एक दिन में 10 यूनिट। अब देखो बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया, यानी बी और सी एक दिन में कितना करेंगे दोस्तों, बी और सी एक दिन में करेंगे 18 यूनिट। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। तो 18 × 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो उन्होंने 120 यूनिट में से 54 यूनिट काम कर दिया दोस्तों। तो 120 में से 54 गया तो कितना बच गया, अब आपका ये बच गया 66 यूनिट बच गया। और ये काम सिर्फ किसको करना है, ये करना है ए को। ए एक दिन में कितना करता है, 5 यूनिट काम करता है दोस्तों। तो इसमें आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, पीछे बच गए 1 और 6 16, 5 दिए 15, फिर 1 बच गया, तो 13 सहित 1/5। तो इतना टाइम इसको लग जाएगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 13 सहित 1/5। दोस्तों जो आपका अगला सवाल है वो ये है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। ठीक है दोस्तों, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:8 है। ये देखो लड़कियां बॉयज़ और लड़के बॉयज़ और लड़कियां गर्ल्स। तो लड़कों की संख्या का अनुपात आपको दिख रहा है 5:3। तो आप निकाल लोगे 640 में से लड़के कितने हैं, लड़के हैं बटे में 5 और 3 कितना आ जाएगा 8, 8 या 8 कितना हो गया 64 और 8 5 40, यानी ये कितना है 400। ये 400 तो डेफिनेटली ये कितना बच गया 240 बच गई। तो यानी 400 लड़के हैं और 240 क्या है लड़कियां। ठीक है, यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 270 हो जाएगी लड़कियां हो जाएगी 270। ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात हो जाए 14:9, यानी अब टोटल 270 लड़कियां हैं और इनका अनुपात दे रखा है 9। और आपसे पूछा है कि कितने लड़के एडमिशन लेंगे, और तो आप पहले लड़के निकाल लो। लड़कों का अनुपात यहाँ 14 है तो ये कितना आ जाएगा 30 और 14 42, यानी 420 आ जाएगा। यानी 420 लड़के होने चाहिए। पहले कितने लड़के थे 400 थे, तो कितने लड़कों को और एडमिशन चाहिए, तो 20 लड़कों को एडमिशन और चाहिए आपको। दोस्तों जो आपका अगला सवाल वो है ये कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 हो जाती है। तो कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 हो जाएगी। तो यहाँ देखो दोस्तों 4300 से होती है 4644, तो डेफिनेटली इसका ब्याज कितना आ जाएगा 344। ये 2 साल का ब्याज है। और इससे आपको पहले इसकी रेट निकाल लो। रेट निकालने के लिए क्या करोगे, 2 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज ये हो जाएगा। और ये कितने रुपए पर है 4300 × 100 कर दो, इससे आपकी आ जाएगी दर आ जाएगी। और इसको आप 2 से काट दो तो 2 एकम 2 और पीछे बच गए 14 तो 7 और ये 2, ये देखो और ये कट जाएगा आपका 43, ये लगभग 40 × 4 होता है 160, तो ये 4 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 4%। तो दर आपकी आ गई 4%।
ये बोल रहा है 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 हो जाती है। तो दोस्तों 5 वर्ष में साधारण ब्याज के हिसाब से क्या होगा, एक साल में 4% बढ़ता है, तो 5 साल में कितना परसेंट बढ़ गया, 5 साल में बढ़ गया 20%। तो दोस्तों जो राशि है वो ओरिजिनल राशि की कितनी हो चुकी है, 120% हो चुकी है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो 10,104 है ये प्रिंसिपल का 120% है। तो आपको प्रिंसिपल निकालना तो क्या करोगे, 10,104 बटे 120 गुणा 100। इससे आपकी जो राशि है, ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी राशि, ये निकल जाएगी। तो P बराबर ये आ गया, 0 से 0 कट गया। अब देखो आप 12 हटे 96 और 96 101 में से 96 गया, कितना बच गया 5, आगे उतार लिया अपन ने 0 यानी 50, 50 में 12 का भाग दिया, 12 चौके 48, पीछे बच गए 2, उतारा 4, कितने हो गए 24, 24 में भाग जाएगा 2 बार और 1 0 ये इधर रह गए, तो कितना आ गया, ये आ गया 8,420 रुपये। दोस्तों आपका अगला सवाल है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि DBC का मध्य बिंदु है। तो आप देखो सबसे पहले एक ये त्रिभुज बना लो आप, मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC। ये बोल रहा है DBC का मध्य बिंदु, ठीक है साहब, और E है वो AB का मध्य बिंदु है, बिल्कुल EAB का मध्य बिंदु है। तो ट्राइंगल BDE का क्षेत्रफल कितना होगा, ये देखो दोस्तों, इसको यूँ मिला दो तो ये दोनों आपको पता है ये कौन बराबर होंगे, क्योंकि ये रेखाएं क्या आती है, समांतर आती है। आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन इसके समांतर होती है। तो कहने का मतलब जो आपका ट्राइंगल BED ये किसके समरूप है, ये ट्राइंगल BAC के समरूप है। तो दोस्तों ये मध्य बिंदु है, तो यदि मैं ये बोलूँ, यदि यहाँ से लेके ये डिस्टेंस में 1 बोलता हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ भी ये कितनी होगी, 1 होगी, और ये ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। थोड़ी देर पहले अपन ने एक क्वेश्चन में 1D और 2D की बात की थी। तो यहाँ देखो दोस्तों, इस छोटे वाली त्रिभुज की भुजा और जो बड़ी वाली त्रिभुज की भुजा है उनका अनुपात कितना है, देखो 1:2 है। तो इनकी एरिया का अनुपात कितना होगा, इनके एरिया का अनुपात, यानी जो एरिया है, एरिया BED का एरिया है और जो एरिया ऑफ BAC का है, इनका अनुपात आएगा, यदि इसका 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर, तो इसका कितना आएगा, 4 आएगा दोस्तों। तो अब पूछा है कि इस पूरे का दीर्घ है 44, देखो तो इस छोटे वाले का इसका कितना होगा, 1/4 कितना, 11। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपका अगला सवाल है कि A प्रथम चतुर्थांश में अवस्थित है और 6tan A = 5 दे रखा है, और आपसे पूछ रखा है 8 sin A - 4 cos A अपॉन cos A + 2 sin A। पहले देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया जो आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन है, कोस है, टेन है, जो भी है वो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, इसका यही मतलब है। तो यहाँ से आप देखो tan A कितना आ रहा है, tan A आ रहा है आपका 5/6 आ रहा है। तो देखो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, 5/6 आ रहा है। और इससे पहले आप एक काम कर सकते हो, ये जो आपको दे रखा है 8 sin A - 4 cos A और इधर cos A + 2 sin A, आप इस पूरी इक्वेशन को ऊपर और नीचे cos A से डिवाइड कर दो। देखो ये ऊपर वाला भी cos A से डिवाइड हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे सेम चीज़ से डिवाइड करने से इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी cos A से डिवाइड हो जाएगा। cos A देखो 8 sin A अपॉन cos A कितना हो जाएगा, 8 tan A - 4, ये cos A से cos A कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 sin A अपॉन cos A कितना हो जाएगा, tan A हो जाएगा। और दोस्तों tan A की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, 8 × 5/6 - 4 +
2 इंटू 5/6, ये देखो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4 गुना 5/3 माइनस 4, और ये भी 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 5/3। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, देखो दोस्तों ये हो जाएगा 20/3 माइनस 12 यानी 8/3, और ये भी दोस्तों आ जाएगा 8/3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1। तो दोस्तों ये आपके था पार्ट फर्स्ट, इसका पार्ट सेकंड अपन लेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।